चलिए सभी को राधे राधे। और हम लोग देख रहे थे पॉलिटी शुरू के पॉलिटी में हम लोग देखे थे राज्य व्यवस्था का परिचय। राज्य व्यवस्था का परिचय हम लोग खत्म कर चुके थे और आज का टॉपिक हम लोगों का है भारतीय संविधान की विकास की यात्रा करना है। मतलब भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है, आज आज जो आधुनिक संविधान हम लोग जो देखते हैं, उस संविधान को जो बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुआ, वो प्रक्रिया को हम लोग आज उस प्रक्रिया से गुजरेंगे कि कैसे ये डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक, चलिए पहले तो हम लोग ये समझते हैं संविधान कहेंगे किसको। संविधान एक तरह से एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें नियम और कानूनों का उल्लेख किया गया है, जिस नियम से हमारा देश और हमारे देश में जो भी संस्था है उसका स्थापना हो, चाहे उसका सीमांकन करना हो, उसको दर्शाता है। चलिए इसी बात को हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे संविधान की विकास यात्रा। पहले उसमें देखेंगे संविधान विकास के चरण। उस संविधान संविधान है, हमारे संविधान बनने में दो प्रोसेस लगा, दो चरण में प्रोसेस हुआ कंप्लीट है। हमारा संविधान बनने में दो चरणों का पालन हुआ है। इसमें दो चरण, दो भाग में बंटा है। मान लीजिए ये आपका रहा, ये भाग इस साइड है, ये रहा आपका ये दूसरा साइड है। एक भाग संविधान का जो एक कंपनी का अधीन रहा उसको हम लोग देखें, और कंपनी के अधीन से जैसे 1857 जो विद्रोह होता उसके बाद से चला जाता है, कंपनी का जो शासन यहाँ का है चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। तो उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे और कंपनी का शासन अलग पढ़ेंगे। तो पहला ब्रिटिश कंपनी के और दूसरे साइड हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो शासन का अंतर्गत शासन रहा। और खासकर हमें इसमें ये पढ़ना है कि हाँ जो संविधान का विकास वो चरण कहाँ शुरू हुआ, ये हम लोग वो देखेंगे। शुरू हो जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से ही। 1773 से लेकर हमको ना कहाँ तक, जब तक ये हमारा 1857 का विद्रोह शुरू ना हो, यानी 1853 तक। 1853 तक हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत जो भी कानून लाया गया वो कब तक चला, 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक। और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है, 1857 क्रांति होते ही कंपनी का शासन किसके हाथों चला जाता है, कंपनी से शासन हट के चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के दिन चला जाता है। महारानी जो एलिजाबेथ थी उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो वहां से हम लोग पढ़ेंगे 1858 से 1800 1935 1935 तक, 1935 तक हम लोग इसमें देखेंगे। या फिर 47 कर लेते हैं, 45 का 47 कर लेते हैं, 1947 तक देखेंगे, आजादी तक। तो पहला चरण हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत वो शासन जो चला 1773 से लेकर 1853 तक। पहले इसको हम लोग क्रम से देखेंगे।
सबसे पहला कंपनी के अंतर्गत जब शासन शुरू हुआ, सबसे पहले जो कंपनी जो रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी जो नियम बना के शुरू शुरू किया, जो कानून यहाँ शासन करना, सबसे पहले वो एक्ट था 1773 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। इसी एक्ट के तहत संविधान क्या हो गया, विकास प्रारंभ हो गया। सबसे पहले इसमें क्या किया, न्यायिक व्यवस्था को सही करने की कोशिश की। उसमें 1700 जस्ट एक साल बाद 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, ताकि न्याय का जो भी काम हो, न्याय का काम चलता रहे। ठीक, यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका पहला पॉइंट हो गया आपका 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। 1774 ईस्वी में स्थापना कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया स्थापना, कलकत्ता में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, और कहाँ, कलकत्ता में। और सुप्रीम कोर्ट स्थापना, सुप्रीम कोर्ट में क्या न्यायाधीश होना चाहिए, इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश हुए, सर एलिजा इम्पे हुए, और इसके अलावा दो अन्य भी न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा, इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक, और इसके बाद एक एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। और उस टाइम जो था 1773 ईस्वी के आसपास, बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, बंगाल में गवर्नर हुआ करता था, उसके एक तरह से प्रमोशन हो गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर मतलब यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि बंगाल, उस टाइम जो बंगाल में जो गवर्नर हुआ करता था, उसका क्या प्रमोशन हो गया, उसका प्रमोशन हो गया। अब बंगाल को गवर्नर ना कहे, गवर्नर जनरल कहेंगे। एक स्टेप आगे बढ़ गए हम लोग। और इसका जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, ये वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे, वारेन हेस्टिंग, हम लोग देखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग बने। कौन बने, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी अब यहाँ से तीसरा पॉइंट ये हो गया, 1773 जो एक्ट आया, उसमें बोला गया कि अब गवर्नर जनरल अब पद हो गया, और गवर्नर जो पहला जो गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना।
वारेन हेस्टिंग। और यहाँ एक बात और हुआ, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था उस पर मुकदमा हो सकता था, उस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता था, कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई। कर्मचारियों के जा सकता है, यानी इस एक्ट के तहत जो कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे उस टाइम के, उस पर क्या हो सकता था, उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता था। ठीक है। और एक और पॉइंट इसका बच गया, उस टाइम रिश्वत लिया करते थे जिसको बोलते उपहार या गिफ्ट बोले, तो उस टाइम गिफ्ट लेना क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था भारतीय लोगों से। भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत, उपहार या दिया, यानी अब कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का कर्मचारी होगा वह क्या कर सकता है, वो किसी भी भारतीय लोगों से उपहार नहीं ले सकता है। इतनी सारी पॉइंटे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पर, और भी सारा था जो मुख्य मुख्य पॉइंट था, हम लोग उसको यहाँ नोट कर दिए हैं। एक बार इसको आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए। इसके बाद चलिए देखिए, जैसे ये देखिए जो पॉइंट है, ये कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता था। इसके बाद जस्ट इसके बाद एक कानून लाएगा, सेटलमेंट एक्ट। पर जो वर्क कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है, तो अब उसमें बोला जाएगा कि कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। एक कानून आएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नाम से पता चला कि सेटलमेंट करेगा, कुछ जो पीछे कुछ कमियां रह गया होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, उसमें क्या संशोधन कर लेगा। इसको बोला गया 1781, 1781 का सेटलमेंट कानून लाया 1781 में कंपनी ने, सेटलमेंट एक्ट नाम से। इसमें यह प्रावधान किया, इसमें जो जो भी कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये कानून आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कमी क्या करेगा जी, बस उससे क्या करा, जो पावर ज्यादा दे दिया उस पावर को वापस ले लेता है, नाम दिया गया सेटलमेंट ऑफ एक्ट। ठीक, अंदर टेबल जो मनी होता था लेता था कर्मचारी, उसमें क्या बोला गया 1773 में कि उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है। उसी को बचाने के लिए कर्मचारी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया, ताकि उस पर कोई कार्रवाई किया नहीं जा सके। बस यही था पहला पॉइंट, रेगुलेटिंग
की कमियों को दूर करने के लिए। बस वही बात होगी। देखिए, ये क्या क्या जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को दूर करने मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दे दिया गया। और इस अधिनियम में उस टाइम जो सर्वोच्च न्यायालय को जो अधिकार मिला था कि कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है, बस उस पर क्या कर देगा, हटा देगा रोक। अब इसमें क्या है, कंपनी, ऐसा लिखते हैं, सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया। क्यों रोक लगाया? इसलिए रोक लगाया गया कि अब वो कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता है। कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर पहले क्या किया, उपहार लेना बंद करवाया और उसमें बोला कि कार्रवाई हो सकता है। तो उसके बाद आगे बढ़ के क्या बोला, दूसरे जैसे दूसरा एक्ट लाया, बोला कि अब कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगा, रिश्वत लेते रहो, उपहार लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के इसी बस इसमें इतना ही, दो चार पॉइंट ही था जो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चले आएंगे कहाँ, पिट्स इंडिया एक्ट पे 1784 में। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको दो ही बात याद रखना है, सुधार करने के लिए आया था और कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग अब। बस एक तरह से गेम खेल रहा है ये कंपनी भी, कि जो रिश्वत ले रहा है उसका कहीं उजागर ना हो जाए, जिससे ताकि जनमानस में उसे उसके विरुद्ध निगेटिव बातों को फैलने से रोका जाए। चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट पॉइंट, पिट्स या 1784। अब देखिए, अब कानून क्या डे बाय डे कुछ ना कुछ तो करेगा, वही हम लोग देखेंगे क्या क्या अब इसमें करेगा। अब ये कानून पिट्स इंडिया एक्ट कानून जब बना, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट थे। कौन थे, विलियम पिट तत्कालीन उस ब्रिटिश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ये क्या किए, इस एक्ट को क्या किया, पारित किया। इस एक्ट में ये बोला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दोनों का काम क्या कर अलग कर दिया। मतलब पहले व्यापारिक और राजनीतिक काम दोनों एक ही आदमी हैंडल करता था, अब दोनों को अलग कर दिया, बोलेगा अब तुम राजनीति सिर्फ करोगे और दूसरा व्यक्ति सिर्फ क्या करेगा, व्यापार करेगा। ठीक, ये मेन पॉइंट था इसका। और इसमें द्वैध शासन, यहीं से द्वैध शासन लागू करता है। द्वैध शासन लागू 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही द्वैध शासन शुरू हो जाता है। चलते इसमें तीन बात,
तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। विलियम पिट आया था। ठीक। विलियम पिट ने क्या किया? एक प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव को हम लोग क्या जानते हैं, हम भारतीय संविधान में उसको जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक कानून लाया। और यहां से एक नेक्स्ट पॉइंट, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था, यही शुरुआत होता है। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था, भारत में द्वैत शासन, द्वैत शासन उसके बाद एक हो गया व्यापारिक काम, एक हो गया आपका राजनीतिक काम। ये काम दोनों क्या कर देता है? अलग करता है। और यहाँ दो ही बात और मुख्य मुख्य रूप से हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ, या बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलिए, ठीक ना? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहेंगे, ठीक ना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को बोला गया कि आप सिर्फ राजनीतिक कार्यों में क्या कर सकते, काम कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य राजनीतिक, यानी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सिर्फ क्या कर सकता है? राजनीतिक मामले में सिर्फ हस्तक्षेप कर सकता है। व्यापारिक व्यापारिक मामले से इसका बिल्कुल ही नाता खत्म। इसको व्यापारिक मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ करेगा क्या? सिर्फ राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करेगा। अब बच गया आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका काम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक काम करने के लिए क्या किया गया? रखा गया। कोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब सिर्फ व्यापारिक कार्य देखेंगे। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से दिया आया प्रस्ताव पे। उस टाइम को प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स टाइम प्रधानमंत्री थे। और सबसे पहली बात, उस पर क्या किया गया? द्वैत शासन प्रणाली लाया गया, जिससे देखिए एक स्टेट लेवल का, एक पूरे देश लेवल का द्वैत शासन प्रणाली लाया। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था सिर्फ राजनीतिक मामलों को कार्य करेगा। मतलब राजनीतिक मामले का काम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या है? राजनीतिक मामले में काम करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हो गए, बच गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ क्या करना है? व्यापारिक काम को करना है। ये रहा आपके मुख्य बातें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813 का।
जब चले आते हैं चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या किया गया, इसमें ना अंग्रेजों का जो अधिकार था, कंपनी था ब्रिटिश कंपनी, उसको 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। मतलब अगले 20 साल तक और व्यापार कर सकता है। उसके बाद इसी से एकाधिकार समाप्त है। उस व्यापार पर जो एकाधिकार था एक ही कंपनी का, एक कंपनी के व्यापार से अधिकार क्या समाप्त कर दिया। मतलब कि जैसे पूरे ब्रिटिश मान लीजिए एक ही आदमी बोले कि यह एक ही आदमी व्यापार करेगा, तो इससे क्या होता है, मोनोपोली हो जाता है। जो डिसाइड करेगा कंपनी, वो आपको क्या करना, परचेज करना पड़ेगा। यहाँ से ब्रिटिश क्या हुआ, कंपनी ने डिसाइड किया, यहाँ से अब उसका मोनोपोली खत्म करना शुरू हो गया। जिससे देखिए अब हम लोग टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, मोनोपोली एक तरह से बोल सकते हैं। मात्र 3 प्लेयर, एक आइडिया, सॉरी बोडा आइडिया, ये तो खत्म ही हो गया, जियो, एयरटेल, यही 2 कंपनी है ना, एक तरह से मोनोपोली है। ये जो दोनों डिसाइड करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर 3-4 कंपनी होता हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर से, क्या होगा, इससे डाइवर्सिटी फैलता और कंपनी को मनमानी करने से रोकता। ठीक, तो वहाँ क्या, यहीं से ये शुरुआत हो गया, कंपनी में क्या कर मनमानी, उसको उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक, तो पहली बात 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम से क्या किया गया, सबसे पहले तो उसका व्यापारिक जो अधिकार था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया। व्यापारिक अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद एक काम अच्छा किया, यहाँ से व्यापारिक एकाधिक व्यापार पर उसको उस कंपनी एकाधिकार था, मतलब सिर्फ वही उसी कंपनी को जो व्यापार करता था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक्सेप्ट चीन के साथ चाय को छोड़ के, चाय चीनी को छोड़ के, मतलब अभी भी इस एक्ट 1813 चार्टर एक्ट में अभी भी क्या था, 1813 में कंपनी के पास एकाधिकार था, सिर्फ किसके पास, चाय और चीनी पे था, और किसके साथ, चीन के साथ था। ठीक, ये बात हो गया आपका। और यहाँ से एक बात और, यहाँ से जो पादरी लोग, पादरी जो ईसाई में जो पादरी होता है, ठीक ना, पोप जिसको बोलते हैं, ईसाइयों को ब्रिटेन से भारत में अपने धर्म प्रचार प्रसार के लिए आ सकता था। इसका मतलब सीरियस है, क्या वो क्या करेगा, कन्वर्ट करवाएगा। जैसे हमारे हम लोग क्या धर्म कन्वर्ट हो रहा है, सेवन सिस्टर से जाओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या होता है, उन लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदुओं से लोभ पर लोभ देकर ईसाई बना दे रहा है, उसको मुस्लिम बना दिया जा रहा है। ठीक, इस तरह से कन्वर्ट किए जा रहा है। तब यहाँ से इस ईसाई के क्या हो गया, आगमन हो गया। ईसाई क्या करेगा, अब कन्वर्ट करेगा, यहाँ के जो ओरिजिनल हिंदू है उसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, ईसाई में चेंज करेगा, ताकि उसका साम्राज्य बढ़ सके। उसके बाद सबसे पहले बात, एक और पॉइंट खास काम क्या, कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितना, 1 लाख प्रति वर्ष है ना खर्च करेगा, ये बात मेंशन किया। तो सबसे पहली बात क्या हुआ, 1800 कंपनी को अधिकार 20 वर्ष क्या क्या बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी का व्यापारिक 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहला पॉइंट, कंपनी का वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी अगले 20 साल तक और क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, एकाधिकार को व्यापार पे एकाधिकार को क्या किया, समाप्त किया, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। दूसरा पॉइंट, कंपनी का व्यापारिक
एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन लेकिन चीन के साथ चाय और चीनी का व्यापार छोड़ के, लेकिन परंतु परंतु चीन के साथ चाय तथा चीनी को छोड़कर, यानी अभी भी स्पेसिफिक बोला जाए, खास करके चाय और चीनी पर जो व्यापार था किसका, कंपनी का, इसको अभी भी बरकरार रखा, ठीक है, ताकि ये दूसरा कोई कंपनी चाय चीनी का व्यापार चीन के साथ नहीं कर सकता है। यानी मतलब यहाँ से शुरुआत हो कर दिया कि अब कंपनी के दूसरे कंपनी इन कर सकता है, कोई भी प्लेयर मार्केट में आकर अपना काम कर सकता है। बस यहाँ देखिए कोई भी काम धीरे धीरे शुरुआत होता है, आप चाहे एक ही बार हम लोग काम कर दे तो पॉसिबल नहीं होता, धीरे धीरे उसका प्रोसेस चलता है। यहाँ प्रोसेस एकाधिकार तोड़ने का काम यहाँ से समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, ईसाई जो मिशनरी था उसको आगमन, भारत में आगमन हो गया, मतलब धर्म प्रचार प्रसार के वो आ सकता है। ईसाई जो मिशनरी था, ईसाई मिशनरी को प्रचार तब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तरह से क्या, एक तरह से ये षड्यंत्र है। यहाँ से अब क्या करेगा, जो भी भारतीय है उसको ईसाई में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। देखिए अपना वर्चस्व कैसे बनेगा, ईसाई मसीह यहाँ से अपना वर्चस्व बनेगा, यहाँ के लोगों का अपने धर्म में बदलवा देगा। जब धर्म बदल गया तो उसका माइंड वहां मेंटेलिटी चेंज हो जाएगा, वो अपने धर्म को, यहाँ क्या होता है धर्म के लिए कोई भी लोग अंधा हो जाता है। यहाँ एक कांड भी यूपी में सुने होंगे, एक झंडा का यहाँ कुछ हो गया तब एक स्पेशल लोग उस धर्म को, उस व्यक्ति को मार दिया। क्या है, धर्म के लिए कट्टर हो जाता है लोग, ठीक। तो वहां से क्या हो, यहाँ से भारतीयों को ईसाई में कन्वर्ट करना शुरू काम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले थे, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए बजट में 1 लाख का प्रावधान रखा गया। या भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख का क्या होगा, खर्च होगा। ये पॉइंट नेक्स्ट रहा आपका, भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख खर्च का किया गया। यानी यहाँ से थोड़ा सा अच्छा देखिए, हर चीज क्या होता है, बैड और गुड दोनों पॉइंट होता है। यहाँ देखिए अब क्या हुआ, एक पॉइंट, भारतीय शिक्षा पे अब 1 लाख खर्च करने का वादा किया। ये खर्च किया जाने, लेकिन वादा यहाँ से कर दिया कि हम आपकी शिक्षा पे क्या करेंगे, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेंगे। ये रहा मुख्य पॉइंट था 1813 चार्टर अधिनियम का। इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट 1833 का चार्टर अधिनियम। जब भी 1833 में लगे था, 20 वर्ष बाद। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। हम लोग देखें 1833 का चार्टर, 1833 जो चार्टर अधिनियम आया, देखिए इससे जो पहले 1833 बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार
किस चार्टर अधिनियम से समाप्त किया गया? तो वो क्या आंसर होगा? 1833 नहीं कीजिएगा, 1813 होगा। ये पूछ आपसे किस अधिनियम के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? तो 1813 में ही शुरू हो गया था। चाय चीनी एक्सेप्शन था, लेकिन एकाधिकार वहां से समाप्त हो गया। और 1833 में एक व्यापारिक एकाधिकार जो था पूर्णतः समाप्त कर दिया। और जब तक आपसे ये पूछा ना जाए कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त हुआ, तब तक आपको आंसर क्या लेना? 1813 आंसर लेना है। और पूर्णतः बोल दे तब आपको 1833 लेना है। और दूसरा पॉइंट देखिए, उस टाइम बंगाल का गवर्नर क्या, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। अब 1833 के चार्टर जो एक्ट है, उस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। अब क्या बोला जाएगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। अब देखिए, आप कोई ना कोई गवर्नर जनरल बना होगा, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और यहाँ से देखिए, यहाँ से विधि आयोग का स्थापना किया गया। विधि आयोग का स्थापना किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का स्थापना किया गया। तो वहाँ मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक। और एक पॉइंट जो अभी हम लोग जो पढ़ते देखते हैं, यूपीएससी, वह यहीं से शुरू होता है। 1833 से में प्रयास किया गया। यहाँ देखिए, सिविल सेवकों का चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया कि अब जो सिविल सर्विस, जो सिविल जो ऑफिसर होते हैं, उनका यहाँ से प्रतियोगिता के जरिए क्या जाएगा? बहाल किया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद है सिविल सर्विस सेवकों का, वह एक प्रतियोगिता के जरिए उस पद को पूरा किया जाएगा, ना कि सिफारिश के वजह से। ठीक, यहाँ से बात हो गया क्लियर। अब जितना भी सिविल सेवक है उसका एक प्रतियोगिता लिया जाएगा और उस पद को प्रतियोगिता एग्जाम के जरिए भरा जाएगा। और ये रहा आपका 1833 चार्टर अधिनियम का मुख्य बातें। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें विशेष कार्य कुछ नहीं हुआ। विधायी और प्रशासनिक जो कार्य था उसको दोनों क्या अलग कर दिया। प्रशासनिक जो कार्य देखता है उस व्यक्ति को अलग कर दिया, और जो कानून बनाता है उसको अलग कर दिया। दोनों बॉडी को दो भाग में विभाजित कर दिया गया। ठीक, विधायी पहले दोनों एक ही था, विधायी और प्रशासनिक कार्य एक ही आदमी देखता था। अब क्या किया? दोनों को अलग बांट दिया। एक विधायी कार्य करेगा, एक प्रशासनिक कार्य को करेगा। ये दोनों अलग अलग हो गया। उसके बाद देखिए, यह संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद का स्थापना हुआ। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक क्या हुआ? विधान परिषद का स्थापना किया गया, जो आगे चलकर ये यही क्या करता है? लघु संसद का रूप लेता है। जो आगे चलकर लघु संसद का रूप लेता है, यही विधान परिषद। अभी जो विधान परिषद बनाया गया है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, वही आगे चलकर क्या हो जाता है? लघु संसद कहलाता है। और एक बात इसमें खास बात क्या था कि यहाँ से उस टाइम पीछे देखे थे, सिविल सेवकों का प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए प्रबंध करने का कोशिश किया गया। अब यहाँ क्या करेगा? 1853 में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। यानी पहली बार सिविल सेवकों में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब सिविल जो परीक्षा होता है यूपीएससी लेवल, अभी उस टाइम को जो सिविल सेवक था, अब वही नाम क्या हो गया? यूपीएससी हो गया। ठीक ना, नाम से बदल गया है। अब क्या हो सकता है? इसमें भारतीय लोग भी परीक्षा में शामिल होकर बड़े अफसर बन सकता है। ये चार्टर अधिनियम 1853 बोलता है। हम लोग देखे कंपनी के अंतर्गत, हम लोग 1753 से लेकर देखे थे 1773 से लेकर 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक देखे थे, कंपनी का शासन था। उस कंपनी के शासन हम लोग पढ़ लिया, आज देख लिया, 1853 तक पहुंच गए। अब दूसरा पार्ट क्या था? क्राउन के अधीन शासन, 1858 अधिनियम से लेकर 1947 अधिनियम तक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।